70 पर मुमकिन सुनवाई पर महबूबा मुफ्ती ने दिया बयान। कहा, हसास मामले पर 3 साल बाद अदलिया ने सुनवाई के लिए बरली हामी। भाजपा पर मुल्क के आईन को बिल्डोज करने का लगाया इल्जाम। बिजली बहरान संगीन तर, जम्मू कश्मीर में अवाम सड़कों पर। बिजली फीस अदा न करने की दी धमकी, बिजली बिलें नजर आतश। दूध पथरी में सयाह परेशान, गोड़ेबान कर रहे हैं मनमानी। हुकाम ने मामले का लिया संजीदा नोटिस, कार्रवाई करने का लिया फैसला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला लिया है कि 370 मामले पर अब सुनवाई होगी। और इसी मामले पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बात करते हुए कहा कि ये एक हसास मामला है और हसास मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल के बाद सुनवाई करने का लिया फैसला। हामी भर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। इस पे महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 3 साल बाद इस हसास मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है और इनलिस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अब जून में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ जम्मू कश्मीर में वो गैर आईनी तौर पर हुआ, मगर अब उम्मीद है कि दफा 370 को लेकर जो अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुना जाएगा मामला, जो कुछ हुआ उस पर रोक लगा दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये उम्मीद जाहिर की है महबूबा मुफ्ती ने। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जो भी कानून बनाए गए साल 2019 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद जो भी कानून बनाए गए उस पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो रोक लगाएगा। मुल्क की सूरत हाल को लेकर भी महबूबा मुफ्ती ने बात की। कहा कि जो कुछ मुल्क में हो रहा है, खासकर मुसलमानों को लेकर उन्होंने बात की है, वो भी गलत हो रहा है और बीजेपी जो है वो आईन पर बिल्डोज चला रही है। ये महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया बीजेपी पर। कहा कि कानून जो है वही कानून चलाए जा रहे हैं जो मन मर्जी के हैं, जो बीजेपी की मन मर्जी है। मन मर्जी के मुताबिक ही मुल्क में अब कानून बनाए जा रहे हैं और आईन बनाए जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती आज हल्का इंतखाब बिजबहरा गई थी, ताजियत पर गई थी और वहां पे उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की। बात करते हुए उन्होंने और क्या कहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है कि इतना सेंसिटिव, इतना हसास मामला जिसमें जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से खत्म किया गया और उसके बाद पूरी जो स्टेट हमारी रियासत है उसके टुकड़े किए गए, यहाँ के लोगों की तजलील की गई और ये सब कुछ गैर आईनी तरीके से हुआ, गैर कानूनी तरीके से हुआ। और हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को 3 साल लगे इस मसले को मेंशन करने में। अभी तो पता नहीं कब करेंगे एनालिस्ट, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे खुसूसी 370 जो खुसूसी पोजीशन को गैर आईनी तरीके से खत्म किया गया उस पे रोक लगाई जाएगी और साथ साथ जो इन्होंने जो इल्लीगल कानून पिछले 3 साल से यहाँ लागू किए हैं, और वो कोई दिन नहीं होता जिस दिन कोई ना कोई कानून यहाँ नहीं आता है जिससे यहाँ के लोगों के इख्तियारात और कम हो जाते हैं, साथ साथ लोगों की तजलील हो जाती है, लोग बेबस हो जाते हैं। चाहे वो हमारी नौकरियों का मामला हो, नौजवानों की उस पे बंदर बांट हो रही है पूरे मुल्क में, उसमें वो नौकरियां बांटी जा रही हैं। हमारी जमीन की बात कर लीजिए आप, अभी इन्होंने स्टैंप ड्यूटी 50% कम की है इसलिए ताकि जमीन का बंटवारा हो जाए, हमारी जमीनें जो हैं दूसरों के हाथों में चली जाए।
इसी तरह हमारे जो यहाँ के वसाइल हैं, चाहे रेत है, बाजरी है, मार्बल है, या हमारी बिजली का हाल देख लीजिए। अभी मैं आ रही थी तो मुझे वहाँ ज़िरपारा में रोका लोगों ने, औरतों ने, ना पानी है ना बिजली है, जबकि हमारे पूरे मुल्क को हम बिजली सप्लाई करते हैं। तो ये सब जो हमारे जो 2019 के बाद जो यहाँ नाजायज और गैर आईनी कानून नाफिज किए गए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाएंगे और जो 2019 से पहले हमारी पोजीशन है उस पे स्टेटस को मेंटेन करेंगे। बहुत बाजी आगरा में बुक कर दिया गया जो नमाज पढ़ रहे थे रोड पे, इस पे आप क्या देखिए, ये तो बहुत अफसोस की बात है। ये मुल्क जिसकी बुनियाद सेकुलरिज्म पे बनी थी, हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे बनी थी, आज इसी मुल्क के अंदर बीजेपी सरकार जो है बुलडोजर लेके न सिर्फ वो मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर रही है, उनके रोजगार को बुलडोज कर रही है, बल्कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून था, जो उन्होंने हमारे आईन दिया था, उसको बुलडोज कर रही है। कोई कानून नहीं है पूरे मुल्क में, कोई कानून की कोई पासदारी नहीं है। जिसको दिल करता है वो जो करना चाहता है, कोई जाके बुलडोजर लेके किसी का मकान गिराता है, किसी का दुकान गिराता है, किसी का रेड़े पे जो वो सब्जी बेचता है उसको गिराता है, और उसके बाद उल्टा उन्हीं लोगों को जेल में डाला। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने हालिया दिनों में फैसला लिया, एक हुक्मनामा जारी किया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने, और जिसके मुताबिक कहा गया कि जो भी जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं जो ज़ेर तालीम है पाकिस्तान में, उनकी जो डिग्रियां हैं वो मंजूर नहीं की जाएगी, चाहे वो MBBS की डिग्री कर रहे हो या इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे हो या कोई और डिग्री कर रहे हो जहां पे वो पाकिस्तान में ज़ेर तालीम है, वो डिग्रियां हिंदुस्तान में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। हालिया दिनों में ये हुक्मनामा जारी किया गया था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से, तो यहाँ की सियासी जमातों के लीडरान ने इस हवाले से अपना रद्दअमल पेश किया। तालीम को तालीम ही रहने दें, इसको सियासत के साथ न जोड़े। लीडरान का कहना है कि जो भी बच्चे वहाँ पे ज़ेर तालीम है वो पहले चले गए हैं, इस हुक्मनामे से पहले चले गए हैं, तो अगर उनकी डिग्रियाँ एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी तो उनके कैरियर पे जो है उनके कैरियर पे एक सवाल निशान है। उन्होंने जिस मकसद के लिए तालीम हासिल किया है वो मकसद उनको हासिल नहीं होगा। तो तालीम को तालीम ही रहने दें, इसको सियासत के साथ न जोड़े। जो भी फैसला लिया है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने, उनको चाहिए कि इस फैसले पे नजरसानी करे। साथ ही मरकजी सरकार पे भी उन्होंने जोर दिया कि इस फैसले को लेकर सरकार भी अपना रद्दअमल दे, और सरकार को भी चाहिए कि वो ये फैसला वापस ले, क्योंकि ये बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। लीडरान ने क्या कुछ कहा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पॉलिसी जो होगी फॉरेन पॉलिसी, उस पर वो गाइड करती होगी उनको। इनके जो दूसरे मुल्कों से जो ताल्लुकात होते हैं, वहाँ से मैन मटेरियल लाने के लिए या दूसरी चीज़ लाने के लिए वो ऑलरेडी उसमें होता है। अगर दोनों मुल्कों में वो कोई एग्रीमेंट है तो वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, जो हमारे मुल्क की तरफ से जो कोई एग्रीमेंट किया गया। क्योंकि जो आप कह रहे हैं कुछ लड़के पाकिस्तान में गए, उनने ट्रेनिंग की मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो तो उस वक्त परमिशन मिला होगा उनको, ऐसे कैसे जाएंगे। हमारी तरफ से ये गुजारिश होगी, अगर उन्होंने कानून के तहत अगर उन्होंने एक प्रोसेस को फॉलो किया है, पासपोर्ट लिए हैं और जिनको गवर्नमेंट आर्मी को पता था ये ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, किसी भी मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या किसी या पढ़ने जा रहे हैं, तो अगर आज हम उसमें कोई चेंज कर रहे हैं वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आपसी ताल्लुकात इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं है। इसका असर किसी भी सूरत में तलबा और तालिबात के मुस्तकबिल पर नहीं पड़ना चाहिए। तो इस सिलसिले में बेहतर यही होगा, जिस तरह हम बांग्लादेश जाते हैं, रशिया जाते हैं, दूसरे पड़ोसी मुल्कों में जाते हैं, तो उसी तरह पाकिस्तान के साथ भी हमें ये छूट देनी चाहिए। हम यही अपील करेंगे। नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे सयाहती मकाम दूधपथरी के हवाले से, क्योंकि सरकार जो है यहाँ पे कोशिश कर रही है कि बाहर का जो टूरिस्ट है उनको यहाँ पे लाए, जो कौमी सतह के टूरिस्ट है या जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो भी यहाँ पे आ जाए वादी में, और यहाँ से वो लुत्फ अंदोज हो, यहाँ को टूरिज्म सेक्टर को भी इससे बढ़ावा मिलेगी। सरकार की ये बार बार कोशिशें रही है। और अगर हम बात करें दूधपथरी के हवाले से, ज़िला बडगाम का एक मशहूर सयाहती मकाम, जहाँ पे
बाहर जो रियासतों के टूरिस्ट भी काफ़ी तादाद में आते हैं और जो मकामी टूरिस्ट हैं वो भी दूध पथरी जाते हैं सैर व तफरी के लिए। मगर वहाँ पे अगर हम बात करें, जो बाहर के टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं उनको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहली बड़ी मुश्किलात उनके लिए ये है कि जो वहाँ पे घोड़ेबान हैं, यानी जो घोड़े चलाने वाले लोग हैं, वो उनको कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर पहले ही उनको अपनी गाड़ियाँ रखनी है। 3 किलोमीटर के बाद या तो उनको पैदल जाना पड़ेगा या घोड़ों पे सवार होके जाना पड़ेगा। ये माफिया वहाँ पे बना बैठा है और जिसकी तरफ शायद सरकार जो है या महकमा जो है वो उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। मगर जो बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं, जो मेहमान बन के आते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर आते हैं सैर तफरी के लिए, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहले हम जो सयाह आए हैं जिन्होंने इस मामले को लेकर बात की, वो बात हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद अपने साथी मोहम्मद अशरफ से भी राब्ता कायम करेंगे, क्योंकि उनसे भी जानना चाहेंगे। वो इस स्पॉट पे खुद गए थे, उन्होंने खुद वहाँ के टूरिस्टों के साथ बात की, उनसे भी फिर जानना चाहेंगे ये मामला कब से शुरू हुआ है और सरकार इसको क्यों सीरियसली नहीं ले रही है। पहले हम जो सयाह वहाँ पे आए थे वो क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर, वो बात हम आप तक पहुँचाएंगे। सयाह क्या कुछ कह रहे हैं, पहले जो वहाँ के टूरिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर, ये बात हम पहले आप तक पहुँचाएंगे। उसके बाद हम अपने साथी से भी राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। मगर सयाह जो है वो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर वहाँ से जो है वो नाराज ही नजर आ रहे हैं। चलिए अशरफ से हम जानना चाहेंगे, हमारे साथी मोहम्मद अशरफ बराह रास्त हमारे से जुड़े हैं। अशरफ, आप दूध पथरी गए थे, आपने वहां पे जो टूरिस्ट है, जो सयाह है, उनके साथ बात की। कब से ये मामला चल रहा है और क्या ये सरकार की नोट्स में ये मामला आया है? इससे पहले, आपके जाने से पहले सरकार की नोट्स में ये मामला आया है? और जो महकमा है, खासकर टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है, जो वहां पे दूध पथरी में तैनात उनके लोग हैं या जो उनके बाकी अमला है, जो अफसरान है, वो क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं इस मामले को लेकर? देखिए रूप, जब हम दूध पथरी की बात करते हैं तो इस सयाहती मुकाम को नक्शे पे लाने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की ताकि ये भी नक्शे में आ जाए। बिला आखिर अगर हम टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात करें, कई फॉरेन हो या इंडिया के बाकी स्टेटों में जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट कई ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद किए जिसमें उन्होंने दूध पथरी को जो है हम ये कह सकते हैं पहले अव्वल पे लाए ताकि टूरिस्ट आए और इस सयाहती मुकाम का नज़ारा उठाए। वहीं पर जब इस सयाहती मुकाम की तरफ टूरिस्टों ने रुख करना शुरू कर दिया तो वहां पर एक माफिया तैयार हो चुका है और वो माफिया जो है वो घोड़े वालों की तरफ से। क्योंकि जब हम दूध पथरी का रुख करते हैं तो वहां पर परियास एक जगह है जहां पर नाका लगा दिया गया है और वहां पर जो भी बाहर से टूरिस्ट गाड़ी आती है वो टूरिस्ट गाड़ी जो है उनको वहां पर रोका जाता है और उनको उनसे ये कहा जाता है कि यहाँ से जो है आपको गाड़ी अलाउड नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब वहाँ से गाड़ी अलाउड नहीं है तो उसके बाद उनको जब दूध पथरी जाना होगा तो वो कैसे जाएंगे? तो उनका एक ही सहारा बचता है, वो ये है कि घोड़े का सहारा। और ये माफिया इस तरह तैयार हो चुका है कि एक जो टूरिस्ट है उससे 10,000 रुपये लिया जाता है। तो कैसे टूरिस्ट डिपार्टमेंट को आज तक इस बारे में कोई इल्मत नहीं, ये तो हम ये कह सकते हैं हमारे नजर से बाहर है। क्योंकि वहां पर मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जहां पे इन सयाहों को रोका जा रहा है, जहां पे आप कह रहे हैं कि इनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, उनकी जो गाड़ियां हैं उनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, इससे लेकर जो मेन दूध पथरी है ये फासला कितना है, कितने किलोमीटर का फासला है? और ये जो 10,000 रुपए की आप डिमांड कर रहे हैं, या क्या घोड़े में बैठकर ये जो डिस्टेंस है इसको तय करने के लिए 10,000 रुपया उनसे लिया जाता है? देखिए रूप, ये मैंने पहले भी कहा, ये परियास जो जगह है करीबन मेन दूध पथरी जाने के लिए 3 किलोमीटर है, यानी 3 किलोमीटर जाने का, 3 किलोमीटर आने का, 6 किलोमीटर का ये रास्ता है। और इस रास्ते के बीच जो ये घोड़े वाले होते हैं ये मुख्तलिफ रेट लेते हैं, किसी को 3,000 से लेकर 10,000 तक मांगा जाता है। और आपको याद होगा इससे पहले कुछ दिन पहले एक एपिसोड हुआ था, एक फॉरेनर एक टूरिस्ट आया था, उसको वो जब घोड़े पे बैठी थी तो वहां पर जो घोड़े वाला था उसने उसके साथ बदतमीजी की थी। तो क्योंकि ये जब जाते हैं तो एकदम हम ये जंगल के रास्ते से जाते हैं दूध पथरी को, तो जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरत रहा है, क्योंकि जो हमारे मेहमान हैं उनके साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। कल जब हमने टूरिस्ट से बात की, उनका ये कहना है कि वो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो घोड़े पे सफर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमें मैनेज करना पड़ा। मैनेज का यहाँ पर एक चीज जानना बड़ा जरूरी है, क्या ये फैसला जो है ये इंतजामिया की तरफ से लिया गया है
जो जिला इंतजामिया बडगाम है उनकी तरफ से लिया गया है कि आप गाड़ियों को आगे नहीं ले जा सकते हैं, या महकमे टूरिज्म की तरफ से लिया गया है कि आप गाड़ियों को आगे नहीं ले जा सकते हैं, या जो ये घोड़े वाले हैं इन्होंने खुद ही ये फैसला लिया है और इनकी गाड़ियों को वहां पे रोका जा रहा है? देखिए रूप, मैंने पहले भी कहा, ये जो घोड़े वाले हैं तकरीबन 600 के करीब घोड़े हैं, और जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, पहले जो ये घोड़े वाले होते हैं इन घोड़ों को बाज़ाब्ता तो टेस्ट किया जाता है, क्या ये घोड़े बीमार तो नहीं है, मगर ऐसा कोई अमल, ऐसा कोई जो इसके हम ये कह सकते हैं इसके लिए म्यूनिसिपलिटी, जो कंसर्न म्यूनिसिपलिटी होती है वो अफसर आएंगे, वो डॉक्टरों को लाएंगे, इन घोड़ों को जो है पहले चेक करेंगे, उसके बाद जो है ये टूरिस्टों को उस पर बैठा सके। दूसरा, आपने कहा कि जो ये सफ़र है 6 किलोमीटर का सफ़र है, वहाँ पर रोका जाता है, उसके बाद नहीं जी, टूरिस्ट डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा जो गेस्ट से उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि टूरिस्ट, इन घोड़ों वालों ने कहा कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ से गाड़ी को अलाउ नहीं किया, यानी उन्होंने टूरिस्ट डिपार्टमेंट को इस पे हम क्लेम किया है कि उन्होंने यहाँ से परमिशन जाने की नहीं दी, जबकि मसला ये है वहाँ पर एक यूनियन बनी है और वो यूनियन डेली जो है करीबन 50-50 रुपये हर एक घोड़ा वाला देता है, और ये किसको देता है ये इस बारे में अभी तक कोई इल्म नहीं है। आखिर पैसा जब जमा होता है तो किसको दिया जाता है? टूरिस्ट हरासमेंट हो रही है घोड़ों वालों की तरफ से, और टूरिस्ट डिपार्टमेंट को चाहिए कि इस पे सख्ती से अमल करे, और जिला एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए इस पे सख्ती से अमल करे। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। हमारे साथ ही बात कर रहे थे अशरफ, बात कर रहे थे, देखिए दूधपथरी एक सयाती मकाम जहां पे बाहर के लोग भी आते हैं सैर तफरी के लिए और यहाँ के लोग भी जाते हैं। अब जो जिस तरह अशरफ आप तक बहुत पहुंचा रहे थे कि जो फैसला लिया गया है कि 3 किलोमीटर अंदर जो गाड़ियों हैं उनको अलाउ नहीं किया जाए, क्या ये फैसला जिला इंतजामिया ने लिया है? अगर उन्होंने लिया है तो हक बजानी मानेंगे कि इंतजामिया की तरफ से फैसला आया है, या महकमे टूरिज्म की तरफ से फैसला जो है वो घोड़े वालों ने लिया है? और अब मनमानी जो कीमतें लगाई जा रही है, अगर सया जो है वो घोड़े पे बैठेगा तो उनसे मनमानी तरीके से पैसा वसूल किया जा रहा है, ना कोई रेट कार्ड है, ना कोई इस हवाले से कोई प्रिपरेशन की है। महकमे टूरिज्म की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो मेहमान हमारे आ रहे हैं इन मेहमान के साथ इस तरह का सलूक नहीं किया जा सकता है, नहीं करना चाहिए था, और इसका संजीदा नोटिस लेने की जरूरत है। क्योंकि अब जब गुलिस्तान न्यूज ने ये खबर चलाई है, गुलिस्तान न्यूज ने इस मामले को लेकर बात किया, तब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि महकमे टूरिज्म और जो जिला इंतजामिया है वो कहीं अब जो है संजीदा हो गई है, और इस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि इसका नोट्स लिया जाएगा, मगर नोट्स जल्द से लेने की जरूरत है, क्योंकि बाहर से जो मेहमान आ रहे हैं उनको हरासा किया जा रहा है। नाज़रीन, एक और बड़ा मामला है, क्योंकि मामला जो है वो सड़कों को लेकर है। वादी बर के मुख्तलिफ इलाकों में लोग शिकायतें करते रहते हैं सड़कों की खस्ताहाली को लेकर। और अगर हम पिछले साल की बात करें, जिन तकरीबन सितंबर अक्टूबर तक जिन इलाकों में मैग्डमाइजेशन हुई है, उसके बाद जो रह गए थे सरकार ने कहा था कि आइंदा साल उनको प्रायोरिटी बुनियादों पर अब मैग्डमाइज किया जाएगा। मगर मामला जो है वो मैग्डमाइज कैसे होगा, इसको लेकर आज हम बात करेंगे, क्योंकि जो हॉट मिक्स प्लांट्स हैं यहाँ के जो वादी में काम कर रहे हैं वो एहतजाज पे हैं, वो सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है कि जो टेंडर जारी कर रहा है, डिपार्टमेंट जारी कर रहा है, उसको लेकर उनको खदशात है, क्योंकि कीमतों में इजाफा हुआ है, रॉ मटेरियल की जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, मगर जो टेंडर नोट्स निकाले जाते हैं उसमें इनका जिक्र नहीं होता है, ये कीमतें वहाँ पे एडजस्ट नहीं की जाती है, जिसकी वजह से जो मैग्डमाइजेशन प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं रुका पड़ा हुआ है। क्योंकि 28 के करीब जो आपके हॉट मिक्स प्लांट्स हैं, जब वो एहतजाज पे हैं, वो किसी टेंडर में शिरकत नहीं कर रहे हैं, तो आगे काम कैसे बढ़ेगा, सड़कों की कैसे मरम्मत की जाएगी। पहले हम उन लोगों की बात आप तक पहुँचाना चाहेंगे कि वो लोग क्या कह रहे हैं, कि वो क्यों सरापा एहतजाज हैं, वो क्यों टेंडर्स में शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहे हैं। काम में जिसमें हम महारत रखते हैं, ब्लैक टॉपिंग, मैग्डमाइजेशन ऑफ द रोड्स ऑफ द कश्मीर, उसमें 2-3 चीजें ऐसी हैं जो हमें बाहर वाली रियासतों से मंगाने पड़ते हैं, जैसे विटामिन, डीजल, एलडीओ, और जो एग्रीगेट यहाँ ही मिलता है। उसको छोड़कर हम इन 3 चीजों पर सरकार को या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को कहते हैं कि आप देखिए इनकी इन्फ्लेशन कितनी हो गई, तो ये वही टेंडर्स उजरा करते हैं जिन पर ये 35,000 ही लोड करते हैं। इनको रियलिस्टिक बुनियाद पर एस्टिमेशन करनी चाहिए। बिकॉज मसला है कि पिछले कई सालों से हमारे जो एस्टिमेशन है इसकी 30% इन्होंने बिडिंग की है, तो ये एक्चुअली हम जो एस्टिमेशन की है, जब ये बिडिंग करेंगे तभी तो हम मानते हैं कि रेट्स बढ़ गई हैं,
لیکن ریٹس بڑھنے کا جو ہے یہ ہمیں ثبوت یہی دیں گے نا. وہ باقی جو ہمارے لیول پہ کام ہوتا ہے, جیسے ہمارا شیڈول جو ہے ریوائز ہوتا ہے, اس سال جو 22 کا شیڈول ہے وہ بھی ریوائز ہو رہا ہے, بٹ ابھی جو شیڈول ابھی ہمارے پاس ہے گورنمنٹ آرڈر کے تحت ہمیں اس پہ اسٹیمیشن کرنی ہے. اٹ از اے مینڈیٹری, بٹ اگر ان کو لگتا ہے کہ ریٹس بڑھے ہیں ان کو بڈ کرنا چاہیے. جب بڈنگ ہوگی. چلیے, ہاٹ مکس پلانٹ کو لے کر چیف انجینئر جو RNB کشمیر ہے انہوں نے بھی اپنا رد عمل پیش کیا. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو چاہیے, جو بھی ہاٹ مکس پلانٹ والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ٹینڈر میں شمولیت کرے, اور جو ان کے معاملات ہیں جن کو لے کر وہ سراپا احتجاج ہیں وہ بھی اس میں مینشن کرے کہ جو را میٹیریل کی ریٹیں بڑھی ہیں وہ پھر محکمہ یا سرکار دیکھ لے گی, مگر شرکت نہ کرنا یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے. ادھر جب بات کریں گے اب بجلی کے حوالے سے, کیونکہ بجلی کو لے کر جموں کشمیر کی عوام اب سراپا احتجاج ہے. آج جموں میں احتجاج دیکھنے کو ملا, اپنی پارٹی نے بھی وہاں پہ احتجاج کیا, وہاں پہ جو ٹریڈرز ہیں انہوں نے بھی وہاں پہ پریس کانفرنس کی ہے وہاں پہ بجلی کی جو حالت ہے اس کو لے کر. اور اگر ہم وادی کی بات کریں تو مختلف علاقوں میں جو لوگ ہیں وہ سراپا احتجاج ہے. رمضان المبارک کے مقدس ایام چل رہے ہیں اور ان مقدس ایام میں جہاں پہ افطاری اور سحری کے ٹائم میں لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی ہے, یہ صورتحال ہے افطاری اور جو سحری کے ٹائم میں, تو دن کی صورتحال کیا ہوگی آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. ادھر بات کریں بجلی نہ ہونے سے کئی علاقوں میں لوگوں کو پانی کی سپلائی بھی نہیں مل رہی ہے, کیونکہ جہاں پہ پانی کو لفٹ کرنا ہے وہاں پہ جو لفٹ اسٹیشن ہے ان کو بجلی نہیں مل رہی ہے, جس کی وجہ سے پانی کے بھی معاملے اب سامنے آ رہے ہیں, لوگوں کو پانی بھی نہیں مل رہا ہے. جو انڈسٹریل سیکٹر ہے ان کو بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, دکاندار کو جو ہے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جو لوگ جو میٹرڈ ایریا میں رہتے ہیں, جو بلیں ادا کرتے ہیں, جو میٹر کے حساب سے جن سے معاوضہ لیا جاتا ہے, وہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں سراپا احتجاج ہے کہ ان کو بجلی کیوں نہیں مل رہی ہے, مگر سرکار جو ہے وہ کہیں نہ کہیں خاموش دکھائی دے رہی ہے. بات کریں سحری اور افطاری کو لے کر یا رمضان المبارک کو لے کر, کیونکہ ابھی شب قدر کے ایام بھی چل رہے ہیں, تو ان کو لے کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سرکاریں جو تھی وہ کہیں نہ کہیں انتظامات کر کے رکھتے تھے بجلی کو لے کر, پانی کو لے کر یا اشیائی خوردنی کے معاملات کو لے کر, مگر اس سال پانی کا بھی معاملہ ہے, بجلی کا معاملہ ہے, اور اشیائی خوردنی معاملات جو ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اور سرکار جو ہے وہ بے بس دکھائی ہوئی نظر آ رہی ہے. PDP ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بڑگام محمد یاسین بٹ نے اسی معاملے کو لے کر بات کرتے ہوئے کیا کہا, ہم اب تک پہنچا رہے ہیں. آج اس مبارک مہینے میں جو بجلی کا حال ہے وہ بے حال ہے. لوگوں کو گپ اندھیرے میں گورنمنٹ نے ڈالا ہے, کیونکہ سحری کے وقت بھی بجلی غائب رہتی ہے, افطاری کے وقت بھی بجلی غائب رہتی ہے. پہلے جو سرکاری ریاست جموں کشمیر کے تھے وہ باقاعدہ طور پر اس مبارک مہینے میں بجلی, پینے والی پانی اور باقی چیزوں کا خاص انتظام رکھتا تھا. تو آج میں آنریبل LG سرکار سے گزارش کرتا ہوں کہ جو یہ بجلی کا بحران ہمارے ریاست جموں کشمیر میں ہے, تو میں آنریبل LG سرکار سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد از جلد یہ بحران ختم کرے, اور جس گپ اندھیرے میں ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو بجلی کے نام پر ڈالا ہے تو جلد از جلد بجلی کو ریسٹور کیا جائے, بجلی کو بحال کیا جائے, تاکہ لوگ اس گپ اندھیرے سے باہر نکلے. ورنہ اگر بجلی اس عید سے پہلے نہیں واگزار ہو گئی تو یہ بے بس ریاستی ناظرین, معاملہ بجلی کا اور بجلی معاملے کو ہی لے کر ہپچنا سری نگر میں لوگوں نے آج احتجاج کیا. وہاں کی عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ باہر آئی تھی, انہوں نے احتجاج کیا کیونکہ علاقے میں سمارٹ میٹر جو ہے وہ نصب کیے جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ غریب عوام رہتی ہے, یہاں پہ پسماندہ طبقے سے وابستہ لوگ رہ رہے ہیں, تو ان کے لیے سمارٹ میٹر جو ہے یہ اضافی بوجھ ہیں جو وہ نہیں دے سکتے. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے جہاں وادی بر میں بجلی کا بحران ہے, محکمہ کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے اس بجلی بحران کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کریں. وہ کوششیں نہیں کرتے ہیں بجلی بحران کو ختم کرنے کی, مگر دوسری طرف سے سمارٹ میٹرز جو ہے وہ نصب کیے جا رہے ہیں. پاور ناقصس مز بران 15 شیت 19 شیت
शत बिल मगर पावर नहीं कहें यह गो वनकस हाल पावर नास ये साथ डिजिटल मीटर लगान तम साथ क्या बन सन गोबर कुछ तावन पे कशुर तावन मारिक नौकरी छन कह चीज दजर कूत क्या क्या करो मोजूर जियाना शाम खेवान मोजूर तक चक इधर बात करें तो शब कदर और जुम्मतुल विदा की तकरीबात को खुश असलूबी से अंजाम देने के लिए श्रीनगर की जो ज़िला इंतज़ामिया है उन्होंने क्या कुछ इंतजामात करके रखे हैं, इस पे बात कर रहे हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर। ये नमाज की फंक्शंस होती हैं, रात भर शब भी होगी, तो इंशाल्लाह ईद भी अच्छी तरह से भी मनाई जाएगी। जो बेसिक इसमें लवाजमात होते हैं, जैसे सबसे बड़ी फंक्शन जो वक्फ बोर्ड की तरफ से होती है, उनके अपने इंतजामात पूरे मुकम्मल हैं। हमारी तरफ से भी जो भी बेसिक्स ज़रूरत होती है, जिस डिपार्टमेंट को जो काम करना होता है म्यूनसिपैलिटी। नाज़रीन, आखिर पे फिर से बात करेंगे हम एहतजाज के हवाले से ही। बुगाम, बटपोरा, चाड़ोरा की आवाम भी आज सरापा एहतजाज हुई थी और विजुअल्स देखिए, ये पीने के पानी को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक जो पाइपलाइन बिछाई गई है इलाके में उसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है और पाइपलाइन से लोगों को पीने का पानी नहीं दिया जा रहा। जो टैंकर वहां पे लाए जा रहे हैं, टैंकर से पानी हासिल करने में लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इंतजामिया से गुजारिश की जो पाइपलाइन बिछाई गई थी उसके जरिए ही अब लोगों को जो है पानी की सप्लाई दी जाए। शुनमतस मज वाटर टैंक स्कीम बने तम सात आबादी वनकस तम नश चौगन गन आबादी हुरेम, मगर टैंकी सोए तथ बराबर नोश तथ पे योकुन। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।